नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं आप लोगों के सामने राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है, संविधानवाद क्या है और लोकतंत्र क्या है, इसको मैं ब्रीफली में मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। राज्य क्या है? राज्य एक ऐसा विचार है जो किसी भूभाग पर एक सर्वोच्च शक्ति होती है और सर्वोच्च शक्ति को क्या बोलते हैं? संप्रभु। यानी कि किसी विशेष भूभाग पर आंतरिक या बाह्य मामले में निर्णय लेने का अधिकार संप्रभु ही कहलाता है। राज्य का मतलब क्या? भूभाग पर सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए। दूसरा इसमें कि राज्य का सबसे वस्तुनिष्ठ रूप, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है दिखने वाला रूप, ये पुलिस सरकार है। इसमें थर्ड पॉइंट राज्य होने के लिए शर्तों के बारे में बात किया गया है कि कौन सा राज्य हो सकता है। तो उसमें 4 शर्तें हैं। एक भूभाग होना चाहिए। भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा। भूभाग यानी कि जैसे फिलिस्तीन है, क्या अब उसका भूभाग रह गया है? इजराइल ने सारा का सारा उसका ले लिया है। तो हम इस हिसाब से फिलिस्तीन या पैलेस्तीन को राज्य नहीं कह सकते हैं। तिब्बत, क्या तिब्बत एक राज्य है? नहीं, क्योंकि चीन ले लिया। भूभाग तो है लेकिन अब उसका नहीं रह गया है ना, वो तिब्बत राज्य नहीं बोलेंगे उसका। अब ऐसे ही जनसंख्या आते हैं। जनसंख्या का उदाहरण जैसे अंटार्कटिका है। क्या अंटार्कटिका में जनसंख्या निवास करती है? इसलिए वो राज्य नहीं कहा जा सकता। अब सरकार की बात आती है। सरकार के एग्जाम्पल्स में तिब्बत और फलस्तीन ही लीजिए। क्या तिब्बत में तिब्बत का सरकार है? नहीं। वहाँ के जो दलाई लामा थे अब वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में आकर बसे हुए हैं। ऐसे ही सरकार, ऐसे ही फिलिस्तीन का देखिए, फिलिस्तीन में भी सरकार नहीं है। क्यों? मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ? सरकार का मतलब होता है कि वहां पर पुलिस सेना ये सब रहनी चाहिए। क्या उनकी पुलिस सेना है? नहीं है। अब आती है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि अपने आंतरिक या बाह्य मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति हो। तो राज्य इन 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। राज्य में इतना ही हमें लिखना है या जानकारी करनी है। अब राष्ट्र की बात आते हैं। अब राष्ट्र एक अमूर्त विचार है। अमूर्त का मतलब ये होता है जिसे न देखा जा सके। अमूर्त यानी कि मूर्ति वाली अमूर्ति। अमूर्त विचार है जिसे न देखा जा सकता है, न जिसका कोई आकार हो, ये होती है। और राष्ट्र एक सामूहिक पहचान होती है। सामूहिक पहचान के जरिए उसमें भावनात्मक एकता होती है। भावनात्मक एकता होती है वो, और इसी भावनात्मक एकता को बढ़ाने के लिए सरकार की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये सामूहिक पहचान, भावनात्मक एकता, ये मैं की पॉइंट मैं ऐसे माइंड में कर लिया हूँ जैसे मैं पढ़ा। और राष्ट्र होने के लिए किसी भूभाग की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब सामूहिक पहचान, भावनात्मक एकता और भूभाग के बारे में एग्जाम्पल्स मैं यहाँ दे रहा हूँ। जैसे कि अभी ओलंपिक होता है, कोई राष्ट्र जीतता है, आप देश के किसी भी कोने में हो या किसी भी विश्व के किसी भी कोने में हो, तो जब भी राष्ट्रगान बजता है तो हमारे अंदर एक अजीब सी अनुभूति होती है। और ऐसे ही हम भले भी अमेरिका में रह रहे हो, लेकिन अगर इंडिया कहीं भी गेम हो रहा है, अगर इंडिया जीतती है तो हमारे अंदर एक अजीब सी अनुभूति होती है। तो ये राष्ट्र यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम संविधानवाद की बात करते हैं। संविधानवाद। अब दोस्तों कुछ बात करते हैं। समाज ये परिवार भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है। समाज में मतभेद होता है। मतभेद क्यों होता है? कुछ आपकी सोच और उनकी सोच मैच ना करती हो, आर्थिक कोई तंगी हो, इस वजह, और ईगो हो, इस वजह से मतभेद होती है। समाज में मतभेद होता है। मतभेद होने के बाद संघर्ष होता है, और जब संघर्ष होता है तब कौन आता है? तब पुलिस आती है।
और जो पुलिस है वो एक वस्तुनिष्ठ रूप होती है सरकार की, इसे ही राज्य बोलते हैं। यानी कि समाज में जब भी मतभेद होता है और संघर्ष होता है तो उसका समाधान करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। अब मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं समाधान, इस चीज को बताने के लिए कि क्या सरकार समाधान ही है, समाधान के साथ कभी कभी समस्या भी बन जाती है। ये दो एग्जाम्पल्स मैं लेता हूं। जैसे आप म्यांमार में देखिए, म्यांमार में ये सेना का शासन है। जब भी सेना का शासन होता है तो जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के जो काम होते हैं सब वही बनाती है, विधि भी वही बनाती है, कार्य भी वही करती है और न्याय भी वही करती है। अब सरकार तो है वहां पर, अब क्या है, कोई ऐसा विधि बना दे जहां पर नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो तो वहां पर दिक्कत होने लगेगी ना, फिर उस नागरिकों के लिए वो सरकारी समस्या बन जाएगी। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ईरान लेते हैं। ईरान में क्या है, ईरान में भी तो सरकार है, जानते हैं। अब वहां पर धार्मिक नेता यानी धर्म के आधार पर वहां पर शासन होता है। अब अगर ये विधि बना दें कि अब पहनावा, संस्कृति, आपको ऐसे ऐसे रहना पड़ेगा, तो वो भी तो हमारा एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि सरकार किस लिए बनाई गई थी, सरकार इसलिए बनाई गई थी कि हमारे समस्या का समाधान हो, पर जो जिसको समाधान करने के लिए बनाया गया था वही खुद समस्या बन गई। तब क्या हुआ कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने एक संविधान बनाया और उस संविधान में उन्होंने कुछ मुख्य चीजों को शामिल किया। उसमें मुख्य चीज ये थी, पहला एक संप्रभुता, नहीं, एक सबसे पहले कि वो मूल अधिकार होना चाहिए, संविधान में मूल अधिकार होना चाहिए। दूसरा, ये शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। और तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता। अब ये तीनों को मैं समझा रहा हूं मैं, जो उन्होंने मुख्य चीज शामिल किया, संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि सरकार हो, किसी नेता का, किसी आदमी का वो सरकार न हो, वहां पर संविधान में उल्लिखित जो विधि है उसका शासन होना चाहिए, किसी व्यक्ति का शासन नहीं, एक विधि का शासन होना चाहिए कि व्यक्ति सर्वोच्च नहीं, विधि सर्वोच्च होना चाहिए। वो चीज होनी चाहिए संविधान की सर्वोच्चता। और मूल अधिकार, उसमें नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया हो। और शक्तियों का पृथक्करण किसके बीच में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जैसे यूएसए में पूरी तरीके से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण किया गया है। उसमें जो तीनों अंग होते हैं, उन तीनों अंगों के पदाधिकारी अलग अलग लोग होते हैं, उन तीनों अंगों के कार्यकाल अलग अलग होते हैं, उन तीनों अंगों के कार्य अलग होते हैं। हमारे यहाँ भी शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, पर निरपेक्ष तरीके से शक्तियों का पृथक्करण नहीं किया गया है। जो विधायिका के सदस्य रहते हैं उसमें से कुछ सदस्य कार्यपालिका के भी रहते हैं। यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, लेकिन निरपेक्ष शक्तियों का पृथक्करण निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। तो मैं इसमें संविधानवाद बता रहा था। तो संविधानवाद में ये वो संविधानवाद जहां पर मूल अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण और संविधान ही सर्वोच्च हो, अगर वो ये चीजें शामिल हैं तो उसे बोला जाएगा संविधानवाद। यानी कि सिर्फ संविधान ही अगर हमारे देश में है, राष्ट्र में है, तब उसे नहीं कहा जा सकता संविधानवाद। संविधान में जितने तत्व हैं उनके नियमों का पालन करना ही संविधानवाद कहलाता है। जैसे कि चाइना, उत्तर कोरिया में संविधान है, लेकिन क्या वहाँ संविधानवाद है? नहीं, वहां पर मूल अधिकारों का भी हनन हो जाता है, सर्वोच्च शक्ति तो वो रहते ही हैं, शक्तियों के पृथक्करण नहीं रहता है, ये चीजें होती हैं। तो संविधानवाद यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम लोकतंत्र की बात बताते हैं। लोकतंत्र में हमने की पॉइंट बनाया है, ये लोकतांत्रिक शासन जो होती है तानाशाही शासन का विरोधी होती है। लोकतांत्रिक शासन में जनता के द्वारा नहीं, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है लोकतंत्र में, और जनता के प्रतिनिधियों का शासन किया जाता है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन और लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनता को बहुत महत्वपूर्ण
दर्जा दिया जाता है और इसीलिए उन्हें अधिकार भी दिया जाता है। मैं सिर्फ एक की पॉइंट से लोकतांत्रिक शासन में तानाशाही शासन का विरोधी होता है, उससे की पॉइंट से ये हमने लिख लिया। और लोकतांत्रिक शासन के लिए दार्शनिक मान्यता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मान्यता, ये हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। लोकतंत्र होने के लिए राजनीतिक रूप में वहां पर चुनाव हो, प्रतिनिधियों का निर्वाचन हो जनता के द्वारा। केवल सिर्फ चुनाव होना ही लोकतंत्र होता नहीं है, एक बेटर तरीके से चुनाव होना और संविधान के नियमों के अनुसार देश का शासन चलाना ही लोकतांत्रिक हो गया। ये चीज हो गया कि वहां पर चुनाव होता है, वो राजनीतिक शासन हो गया। अब सामाजिक शासन क्या होता है, मतलब अगर सामाजिक रूप से, सामाजिक संदर्भ में अगर देखें तब लोकतंत्र क्या होती है, भेदभाव का प्रतिबंध वहां पर होता है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। ये सामाजिक रूप से हुआ। और आर्थिक रूप से क्या हुआ कि आर्थिक रूप से ये हुआ कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी भलाई के लिए नियम और कानून बनाना। और दार्शनिक मान्यता क्या है, हर एक व्यक्ति के जीवन की गरिमा हो, यानी गरिमा के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर पाए। तो और लास्ट में हमने यही कि किसी भी देश में सिर्फ चुनाव होना ये लोकतंत्र का ये पहलू नहीं है। वहां पर जो जिस किताब के अंतर्गत, जिस संविधान के अंतर्गत वहां पर चुनाव हो रहा है, उसी के अनुसार वहां के विधियों के अनुसार ही वहां का शासन चलाया जाए। तो ये हमने पढ़ा। यहाँ पर हमने राज्य, राष्ट्र और लोकतंत्र और संविधानवाद के बारे में बताया। साथ में मैं यहाँ पर भारतीय राजनीति स्टार्ट किया हूँ। तो भारतीय राजनीति में क्या क्या होती है, भारतीय राजनीति में मुख्यतः 4 चीजें होती है जिनको सम्मिलित रूप में राजनीति विज्ञान कहा जाता है। पहला, संविधान होना चाहिए, संविधान की सारी चीजों को मिलाकर, प्लस जो संसदीय अधिनियम होती है, जो समय समय पर संसद के द्वारा विधि बनाई जाती है, नीतियां बनाई जाती हैं, उसको सम्मिलित करके, प्लस साथ में समय समय पर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय होता है वो, प्लस इसमें जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो भी एक भारतीय राजनीति विज्ञान में शामिल होता है। तो मैं ऐसे ही जो भी पढ़ता रहूंगा मैं उसे व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।